बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर है सन 2022 और दिन है हफ्ते का। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जो कि इस वक्त अमेरिका में यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में उन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने बात करते हुए बोला, ओसामा बिन लादेन डेड but butcher of Gujarat is alive and he is Prime Minister of India and he is also banned in America। ये अल्फाज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कहे और उस वक्त कहे जब डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है और उसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया हुआ था। उसके काउंटर में उन्होंने जवाब दिया और बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। इसके ऊपर उन्होंने जब तकरीर शुरू की तो तकरीर शुरू करते ही उन्होंने सबसे पहले बोला कि आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हूँ और मैं बेटा हूँ बेनज़ीर भुट्टो का, जिनको शहीद कर दिया गया था एक टेररिस्ट अटैक में। उनकी असैसिनेशन कर दी गई थी। उसके आगे उन्होंने चलते हुए बोला कि जो आरएसएस आइडियोलॉजी है वो हिटलर की एसएस से मुशाबा दिया उसको। प्लस उन्होंने कहा कि जो गुजरात में रेपिस्ट थे, जिन्होंने मुसलमान औरतों का रेप किया था, वो उनकी कैंपेन में शामिल थे और उनकी वो कैंपेन कर रहे थे। उसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं मांगी गई। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं तो हिंदू टेररिज्म की भी बात करें। और हम भी विक्टिम हैं, जैसे यूरोप विक्टिम है, अमेरिका विक्टिम है और आप लोग सब विक्टिम हैं इस चीज़ के, तो हम भी दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। ये बहुत ज़बरदस्त खिताब था और इस खिताब की तवक्का की जा रही थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और उन्होंने खूब इसको निभाया। और इंडिया में तो इसकी बड़ी मज़ाहमत की जा रही है और उनको राहुल गांधी के जुड़वा भाई कहा जा रहा है और हंगामे भी हो रहे हैं और मुजाहरे भी हो रहे हैं। और कल उनके जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उसके सामने भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज भी किए गए और कल भी किए जाएंगे। तो आगे चलते हुए उन्होंने बोला कि जी आरएसएस ने गांधी, जो कि फादर ऑफ नेशन थे उनके इंडिया के, उनकी कत्ल में भी उनका हाथ है। और बुचर ऑफ गुजरात जो है अब बुचर ऑफ कश्मीर बन गया है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की और बहुत सराहा जा रहा है पूरे मीडिया पे, उनको यूरोप इंटरनेशनल मीडिया पे सराहा जा रहा है और इंडिया में तो उनकी बहुत मुखालफत की जा रही है। इस पे इंडिया चैनल भरे पड़े हैं बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ जितनी भी है। और इस तरह की एक हमें ज़रूरत थी इस टाइम पे, और इस टाइम पे खुल के सामने आए बहुत ज़बरदस्त। और मैं कुछ पिछले व्लॉग्स में बात कर रहा था जिसमें वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जौहर टाउन में धमाका हुआ था पिछले साल, उस पर मैं बात कर रहा था कि ये मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। तो मैं सियासी और दोनों को देख रहा था, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ भी जब एलओसी का दौरा किया था तो उन्होंने भी वहाँ करारा जवाब दिया था कि हमारे साथ कोई मिस एडवेंचर किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ 5-6 सालों से ये बिल्कुल खामोशी का एक वो था, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था और इंडिया से कहा जा रहा था कि जैसे कि इंडिया से हम लोग बेहतर ताल्लुकात ये वो। हालांकि इंडिया हमें हर जगह पे हमारे खिलाफ बयानबाजी करता है। तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत एक मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। तो आने वाले वक्तों में हमें ये उम्मीद हो गई है कि जी इंडिया को अब उसके जो भी करेंगे या जो भी होगा तो उनको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक पॉलिसी क्लियर है, हमारी शुरू से है। उसमें कुछ ठंड पड़ गई थी लेकिन अभी वो दोबारा से उठ गई है, जैसे कि इस बयान से नज़र आ गया है। दूसरा, उन्होंने कल के बयान में एक और बात की थी कि जी हम रशिया से कोई ऑयल परचेज़ नहीं कर रहे, ना ही इस पे कोई बातचीत हमारी चल रही है। ये पीडीएम के ऊपर एक धमाका था। पीडीएम के, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने कल भी बताया था कि 5 दिसंबर को मुसद्दिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी हमारी एग्रीमेंट तय हो गया है, हम लोग इंडिया से रशिया से खाम ऑयल ले रहे हैं। तो इस तरह की जो बात थी उसकी उन्होंने टोटल नफ़ी कर दी। और उसको भी क्योंकि उनकी जो जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या उसको जाली कह लें हम इस वक्त, तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि
और ये अब देखा जाए तो चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि पीडीएम के जो इत्तेहादी हैं वो भी उनकी बात से बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं और अलग उस पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंगल साहब भी आपको पता है कि हुकूमत से कुछ नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं और इस वक्त उनकी पोजीशन ये कि रेकॉर्डिंग के मामले पे उनको मशावरत में शामिल नहीं किया गया, तो उनकी नाराज़गी भी एक जगह पे है जिसको मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें लग रही हैं। तो अब तो ये बयान भी आ गया, ये तो बहुत ज़बरदस्त। और मैं पीपल्स पार्टी को हमेशा एक पार्टी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर पीटीआई का कोई मुकाबला कर सकती है तो वो सिर्फ पीटीआई में थोड़ा दमखम है, क्योंकि ये रूट लेवल की ग्रास रूट लेवल की एक पार्टी है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और बेनज़ीर भुट्टो जो कि जिनकी क़यादत में ये मज़ीद मुस्तहकम हुई थी, उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये अपने पीक पे थी ये पार्टी। तो पिछले कुछ सालों से क्योंकि वो सिंध की पार्टी बन के रह गई और सिंध में भी अंदरूनी सिंध की सीटें लेती है, कराची की नहीं लेती है, लेकिन अब थोड़ी सी एक उम्मीद जाग गई है जिस तरह से बिलावल भुट्टो का चेहरा सामने आया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो का ये चेहरा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा और मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत इत्मीनान भी हुआ कि हमारे पास सियासी क़ुव्वत है। अभी आगे चलते हैं जी हम। अच्छा, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके मुकाबले में आज मुसद्दिक मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, बिलावल भुट्टो को मालूम नहीं है और हम ये, तो वो उसका कोई दम नहीं था, इतना ताकत नहीं थी उसमें, या वो घुंगलों से जो मट्टी झाड़ने वाला मुहावरा है वो उस पर बिल्कुल फिट होता है। हम दूसरी जगह चलते हैं जी। हमाद अजहर साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरा आल अहवाल बयान किया। मैं उसकी कुछ आपको बातें बताता चलूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े मज़े की थी और बहुत, क्योंकि मैं जो चाहता हूं, मैं सियासत में ये चाहता हूं कि वो बाकायदा काउंटर किया जाए और सियासी लेवल से बात की जाए। वो ये लेके भाग गया, वो लेके भाग गया, यूं हो गया, फलां के केस, फलां के ये सियासत नहीं है। इससे आवाम को कोई फ़ायदा होने नहीं लगा है। आवाम के जो फ़ायदा होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उस लीडर को मैं अच्छा भी बोलूँगा। हमाद अजहर साहब रिकॉर्डिंग के मामले पे बोले कि जी रिकॉर्डिंग का जो जुर्माना पिछले हमें पड़ा था, हमने जो इकॉनमी चल रही थी हमने उसमें रिकॉर्डिंग के जुर्माना भी दिया। उन्होंने तकरीबन $1 अरब का जुर्माना उसमें भरा था और उसको दिया, कोई फेसिंग गैप नहीं था उसके अंदर, कोई हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि हमारी कोई पेमेंटें रुकी हों, या आईएमएफ को जो हम लोग काउंटर डील कर रहे थे उस वक्त आईएमएफ की जो शराइत थी उनको भी पूरा कर रहे थे, आवाम पे भी बोझ नहीं डाल रहे थे, क्योंकि आवाम जो उनकी जो डील हुई थी, जब लास्ट किस्त ली गई थी तो उसमें उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस को हाई करने का बोला था, तो वो उन्होंने नहीं किया था। और उसका उन्होंने बताया कि पेट्रोल का जो हमने सब्सिडी दी हुई थी वो 2% थी, कोई इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं थी जिस पे इतना शोर मचाया जा रहा है कि जी हमने सब्सिडी दी हुई थी। बिजली और तवानाई के मामले में जो सब्सिडी दी थी हमने वो 2% थी, वो 2% इन्होंने ख़त्म कर दी। पहले तो इन्होंने बोला 2% इन्होंने ख़त्म कर दी जिससे आवाम के ऊपर बेजा बोझ पड़ा। और मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करता चलूँ, आईएमएफ कभी भी ये नहीं बोलता कि अपनी आवाम पे बेजा बोझ डालें। आईएमएफ ये कहता है कि हमें टारगेट दें, उन टारगेट को अचीव करके दें। जो टैक्सेस के मद में होता है कि जी ये टैक्सेस हमें जमा करके दें, वो आपने उनको जमा करके देने, और इमरान खान ये करके दे रहे थे उनको। ज़रूरी नहीं है कि आप पेट्रोल महंगा करें वो, क्योंकि उस दौर में आप देखें कि जो भी रेटिंग थी, जिन भी कंपनीज़ की थी, जो भी सर्वेज हो रहे थे वो सब हाई पे थी। आप इवन ब्लूमबर्ग देख लें या इक्तिसादी मईशत की देख लें या आईएमएफ की देख लें, हर तरफ से जो रेटिंग आ रही थी वो अपर आ रही थी कि जी पाकिस्तान एक बेस्ट ट्रैक पे चल रहा है इस वक्त। हालात इतने अच्छे नहीं थे, ये मैं भी मानता हूँ कि हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक ट्रैक पे चल पड़ा था जहाँ से हमें उम्मीद नज़र आना शुरू हो गई थी कि हम आने वाले को 5-6 सालों में $50 अरब इकट्ठा कर लेंगे, या हमारी जो ज़र मुबादला के जो बैंक है वो $50-60 अरब पे पहुँच जाएगा। उसके साथ साथ किस्तें भी पे कर रहे थे हम, किस्तों को कोई पीटीआई कोई रोल बैक नहीं कर रही थी, कोई उनको लेके आगे नहीं चल रही थी या लेग ओवर नहीं कर रही थी जैसे अभी हो रहा है, और कोई पेमेंटें भी नहीं रुकी हुई थी उन दौरों में। अभी तो ये कि आपकी हर चीज़ में पेमेंटें रुकी हुई हैं। आईएमएफ का पीछे से प्रेशर पड़ा हुआ है कि जी आप हमारे टारगेट को अचीव करें, टारगेट अचीव करने के लिए आप महंगाई करें, जो भी तवानाई है उसको महंगा करें, जो जैसे भी करना है हमारे टारगेट अचीव करके दें। और टारगेट अचीव करने के आज आईएमएफ का बयान आया कि जी इनके पास तो डॉलर ही नहीं है,
तो उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद कहा कि शुरू में जब ये आए तो इन्होंने पहले तो 45 दिन तक इन्होंने आईएमएफ को भी एंगेज नहीं किया। आईएमएफ को जैसे एंगेज नहीं किया तो इनको जब करीब पहुंचे, मतलब जो हालात जैसे पैनिक के बढ़ रहे थे, फिर ये आईएमएफ के पास दौड़े चले गए। आईएमएफ ने अपनी शराइत लगाई कि जी हमें तो ये टारगेट अपने पूरे करके दें, पिछली हुकूमत ने पूरे करके दिए। वो उन्होंने टारगेट जब सेट करने शुरू की तो महंगाई का एक तूफान सा आ गया। उसके बाद इनको दूसरा मशवरा किसी ने ये दिया कि जी आप इंपोर्ट, लग्जरी आइटम इंपोर्ट की जो है उस पर पाबंदी लगा दें। लग्जरी आइटम इंपोर्ट का जो टोटल वो जो है अपना एक वो 1% है टोटल जो ज़र मुबादला है उसका। तो 1% के पीछे इन्होंने ये एक वो कर दी जिससे मार्केट में मज़ीद पैनिक फैल गया। और इसके आगे उन्होंने कहा कि ये मार्केट में मज़ीद पैनिक फैल गया और मार्केट एक अनसर्टेनिटी की हालत में चली गई। और जो आईएमएफ ने भी इनके साथ डील किया तो आईएमएफ ने भी इनको शराइत के साथ, और इनको बिजली भी महंगा करना पड़ी, इनको पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ाना पड़े, जो कि महंगाई की लहर आ गई अवाम में, और ज़्यादा इनकी जो मकबूलियत थी वो खोने लग गई। अब उन्होंने आगे चलते हुए बोला कि रशिया से जो पेट्रोल मिल रहा था, रशिया से उस वक्त जो पेट्रोल लेते अगर ये, उस वक्त पेट्रोल तकरीबन $123-125 फी बैरल चल रहा था। जब इमरान खान गए थे तो उन्होंने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया था तो वो हमें तकरीबन उस वक्त मार्केट जो थी वो बहुत अप चल रही थी, और उस वक्त जो हमें बचने थे वो तकरीबन फी बैरल हमें $30, $35, $30 के करीब करीब बचने थे। अब जब मार्केट गिर चुकी है, 8 महीने इन्होंने ताख़ीर कर दी, ठीक है। ताख़ीर करने से क्या हुआ कि आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोल और गैस बहुत सस्ता हो चुका है। अब हमारे एग्रीमेंट भी होता है तो हमें एक बैरल पे मुश्किल $13 $12 बचेंगे। तो जो पीक का सीज़न था, जो कि एक अच्छा क्रूशियल टाइम था, उसमें जो बचत का टाइम था वो इन्होंने नहीं हासिल किया, और 8 महीने डिले करके एक तरह से अगर ये उस वक्त मामलात हो जाते, चाहे इमरान खान ने नहीं भी किए थे, ये गवर्नमेंट आई थी, ये चली जाती उस वक्त और ये कर लेती तो तकरीबन कुछ नहीं हमें 5 से 10 अरब डॉलर की बचत होनी थी यहाँ से। और इंडिया ने इस मामले को बड़ा अच्छा कैश कराया, क्योंकि इंडिया पहले जो लेता था रशिया से वो 2% तकरीबन ऑयल लेता था अपना पूरी जितनी उसका था। और इस पीक सीज़न में जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस हाई थे, इंडिया ने 23% तक पेट्रोल उठाया है रशिया से, और उन्होंने अच्छे खासे इसमें पैसा बचाया है, जो कि ये हुकूमत बचाने में कामयाब नहीं रही। दूसरा इन्होंने कहा कि जी 8 माह में जो इनके बयानात थे इनके वज़ीरों के, वो एक नित नए और बड़े अजीब किस्म के मज़ाहिया किस्म के बयानात आते थे मार्केट में कि ये कर देंगे, ये इस तरह से कर लेंगे, ये कर देंगे। तो वो एक और ज़्यादा, कभी कहते थे कि जी पिछली हुकूमत सारा करके गई है, पिछली हुकूमत ने मायदे किए, ये किए, उनसे मार्केट में और ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जब इसहाक डार साहब आए तो इसहाक डार साहब ने आते ही डॉलर के ऊपर एक कदम रख दिया कि जी मैं डॉलर को 190 पे ले जाऊंगा, 200 से नीचे ले जाऊंगा। अब जब ये बात मार्केट में गई कि जी $190 पे, डॉलर तो 190 पे जाने वाला है, जो खाम माल उठाना था वो कोई भी नहीं उठा रहा था। क्यों? हर किसी को लग रहा था यार अभी 218 220 पे डॉलर चल रहा है, अगर हम अभी उठा लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा हमें, हम थोड़ा रुक के उठाते हैं। क्योंकि इसहाक डार साहब ने तो गारंटी दे दी है कि जी मैं डॉलर को 119 पे 190 रुपये पे ले जाऊंगा, तो खाम माल किसी ने नहीं उठाया, जिससे एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद जो पैनिक था वो इनसे डॉलर संभाला नहीं गया, डॉलर और नीचे चला गया, डॉलर और ऊपर बढ़ गया, डॉलर नीचे नहीं आया। अब मार्केट में पोजीशन ये है कि ना डॉलर मिल रहा है, ना एक्सपोर्ट का खाम माल है इनके पास, और एक्सपोर्ट की जो कंपनियां हैं वो बंद हुए चली जा रही हैं। मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में कोहिनूर फैक्ट्री का बताया था, सैफ इंटरप्राइजेस का बताया था। 15 लाख लोग जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल गए। ऑटोमोबाइल की जो हमारी गाड़ियों की कंपनीज़ हैं उसमें से तकरीबन 45% डिक्रीज़ आया है।
सोने पे सुहागा। ये जो डॉलर का रेट है इस वक्त, जो रेट चल रहा है वो बैंक रेट चल रहा है 224 रुपये, और जो अलग से एक ओपन मार्केट चल रहा है वो 265, 250, 255 का चल रहा है। इसके करने के इसको देखते हुए जो बाहर से हमें पेमेंटें आती हैं, जो कि जहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, जाहिर सी बात है उनको $1 पे 20 रुपये 25 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर वो बैंक रेट से भेजते हैं तो उनके घर वालों को तो 224 रुपये के हिसाब से मिलेगा ना पैसे। अब वो भेजते हैं ओपन मार्केट से, मतलब हुंडी के ज़रिए या दूसरे किसी भी तरीके से, तो वो उनको 255 रुपये मिलेगा। कोई भी जी शोर आदमी, कोई भी एक जो इस तरह रखता है तो वो तो अपने मफाद को देखेगा, वो ओपन मार्केट से भेजेगा। तो जो तरसीलात हैं हमारी, उसमें बेपनाह गिरावट आई। एक्सपोर्ट से हम लोग गिरे, उसमें तकरीबन कोई $10 अरब का नुकसान आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग तरसीलात में गिर गए, $10 अरब वहाँ से भी नुकसान आ रहा है। तो टोटल मिला के हमें $20 अरब का ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि $1 अरब के पीछे IMF हमें मिन्नतें करवा रहा है बार बार। तो ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन को ये लोग क्लियरली हैंडल नहीं कर सके। और आपको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो तो आपको एक, जैसे मैं बोलता हूँ कि वो उन लोगों को मिला के बिठा दिया जिनके ना चेहरे मिलते हैं ना नज़रियात मिलते हैं। अब हर कोई अपना अपना बयान अपनी अपनी जगह पे दाग रहा होता है। कोई बोलता है ये पुरानी हुकूमत का करके गई है, कोई बोलता है IMF का प्रेशर है, कोई क्या। अभी तो ये लोग खुद मुंह, जब हम लोग मैं बोल रहा था कि जी इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, तो ये लोग बोलते थे नहीं नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तो मार्केट में, अभी तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं जो लास्ट जुमेरात को मिले हैं, वो $6.7 अरब हमारे पास पड़े हुए हैं। $6.7 अरब में से $3 अरब जो हैं वो इसके सऊदीया के हैं, $2 अरब जो हैं UAE के हैं, $2 अरब जो हैं वो चाइना के हैं। तो अब टोटल तो $7 अरब हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। अब ये इस पोजीशन पे यहाँ आके फंसे हुए हैं। अब इनसे निकलने के लिए हमाद अजहर साहब ने एक इनको लाहे अमल या 3 पॉइंट उन्होंने बताए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि कोई इकॉनमी एनर्जी का जो है इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त जो इमरजेंसी लगानी है वो आप एक्सपोर्ट पे लगाएं। सबसे पहले तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। नंबर 1 पे उन्होंने जिक्र किया कि जो नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 जो है उन्होंने बोला कि एनर्जी इमरजेंसी लगाई जाए। एनर्जी को किसी तरीके से हमें जहाँ से चीप एनर्जी मिल रही हो हमें वो लेनी चाहिए। नंबर 3 उन्होंने बोला गैर ज़रूरी अखराजात तो इस गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि याद होगा आपको 3.5 साल जो इमरान खान रहे, तो इमरान खान के दौर में ना तो इंटरनेशनल इतने कोई उनके टूर होते थे जिन पे उनका ख़र्चा आए, ना ही इनके जो वज़ीर आज़म हाउस का जो ख़र्चा था उसको बचाया जाता था, और बड़ी सादगी से किया जाता था। कोई लंबे चौड़े उनको ताम और ये विज़िट वगैरह ये नहीं कराए जाते थे, ना मिनिस्टर्स को करवाए जाते थे, ना ही किसी सहाफ़ियों को करवाए जाते थे। आपको कल के व्लॉग में मैंने बताया कि 87 अरब रुपए इन्होंने MNS को दिया, MNS को तरक्याती फ़ंड में दिया, और $2 अरब रुपए इन्होंने दिए अपना सहाफ़ियों को, सहाफ़त के ऊपर, वो इश्तहारों की मद में। और इधर इमरान खान के दौर में ऐसी कोई इजाफ़ी अखराजात नहीं होते थे, तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो आपको ये इजाफ़ी अखराजात ख़त्म करने होंगे। एक और व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त जो टूर पे हैं या जो मुल्कों को विज़िट कर रहे हैं, उनके ऊपर $1 अरब 75 करोड़ रुपए का ख़र्चा आ चुका है। तो ऐसे जो अखराजात हैं उनको कमी में लाया जाए, और इनको आप बंद करेंगे। इस जो जेन इस वक्त बेकाबू हुआ है तो आप आराम से कंट्रोल कर लेंगे। अब ये चीज़ें देखते हैं कि ये इन पे कहाँ तक हुकूमत अमल करती है और कहाँ तक पहुँचती है। इसमें मुजम्मिल असलम साहब, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और उनकी डिटेलें भी बड़ी लेता हूँ मैं, तो उन्होंने भी आगे बात करते हुए कहा कि मार्च में हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो 27% था, और एक्सपोर्ट हमारी 3.2 बिलियन पर मंथ के हिसाब से जारी थी, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग सालाना 36 से 50 अरब के दौरान ऊपर ले जा रहे थे। और लास्ट उन्होंने बताया कि ये कम होकर जो है 2.1 और इस तरह की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो रह गई है। तो आपकी और जो पूरे साल की बनती है तो वो $10 अरब नहीं बनती। कहाँ वो $36 अरब पे लेके जा रहे थे, कहाँ ये
गिरा के उसको 20-22 अरब डॉलर पे लेके आ गए। तरसीलात में उन्होंने जो कमी का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी हमारे जो दौरे हुकूमत था उसमें पर मंथ तकरीबन 9 अरब डॉलर की हमारी तरसीलात आती थी, जो इस वक्त घट के हमें 8.1 अरब डॉलर की तरसीलात अब आ रही हैं हमारे पास, उनमें भी मज़ीद कमी होती जा रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से जो है मज़ीद खाम माल भी महंगा हो गया है, उससे एक्सपोर्ट हमारी गिरी है। यूरिया खादें महंगी हो गई, जिससे हमारा फसलों पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान के दौर में जितनी जो फसलें उठी थी क्रॉप, वो एक तरह से रिकॉर्ड उठा था। और ये जो महंगाई, जो खादें महंगी होने और ये जितनी भी चीज़ें ऊपर जाने से, डॉलर ऊपर जाने से ये सब हो रहा है, इसका इफेक्ट देखिएगा आपकी फसलों पे भी आएगा और आपकी एक्सपोर्ट पे भी आएगा। इनको काबू पाने की ज़रूरत है, इनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये आप जैसे ही काम इन पे बढ़ाएंगे तो आपको उन्होंने जो एक टारगेट दिया कि 6 साल के अंदर अंदर हम लोग इन सारे क्राइसिस से निकल सकते हैं। हमें मुजम्मिल असलम साहब ने ये बोला कि 2018 में भी हमें ये फेस करना पड़ा था, हमने किया और हमने बचाया मुल्क को। अब भी हम कर सकते हैं और अब भी बचा सकते हैं हम। मईशत को स्लो डाउन कर दिया इन्होंने मईशत का पहिया रोक दिया। जो स्पीड से चलने लग गया था उस मईशत को एकदम रोक दिया गया, और उसकी वजह से तकरीबन 47% जो है ना वो गिरावट आई है। और डॉलर जो है वो इसी वजह से ऊपर गया। डॉलर इस जो अभी है इस वक्त जो बैंक रेट में आपको बता रहा हूँ वो 224 रुपये है, 225 रुपये। और जब इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए थे उस वक्त 174 से 178 तक था। और उन्होंने अपना ज़र मुबादला के ज़खायर का भी जिक्र करते हुए बोला कि 6.7 अरब डॉलर हमारे पास रह गए हैं। अब हम अपनी तीसरी खबर और मेन खबर की तरफ चलते हैं कि इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने आज खिताब करते हुए एक खिताब किया। खिताब में उन्होंने रूल ऑफ लॉ पे बड़ा जिक्र किया और उन्होंने बोला कि तमाम जो केस इन पर किए गए हैं वो इनको एक दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। और वकला बरादरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग को इसमें आगे आना चाहिए और रूल ऑफ लॉ के लिए तगोदो करनी चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ होगा तो वो उनका कहना ये था कि, और हकीकत है कि रूल ऑफ लॉ जब जिस माशरे में होता है वहाँ गरीब को तरक्की मिलती है। उन्होंने इसका हवाला इस तरह से दिया कि यही हमारे पाकिस्तानी जब ओवरसीज़ में जाते हैं तो वहाँ उनको पैसा बनाने की मदद मिलती है। वो जब जो मेहनती होगा उसको वो पैसा बनाने में उनको ईजीनेस होती है, जबकि ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आप जितनी भी मेहनत कर लें आप नीचे ही जाते रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ जो है डिक्टेट किया जाता है। तो इस पे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब पिसता है। अब रूल ऑफ लॉ जब आम हो जाएगा, जब रूल ऑफ लॉ आ जाएगा तो गरीब को पैसा बनाने में आसानी होगी, गरीब को फलने फूलने में आसानी होगी, गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने में उनको मदद मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जब भी मुल्क में करप्ट लोगों को लीडर बनाया जाता है तो मुल्क नीचे ही जाता है और फिर उसमें गरीब ही पिसता है। अमीर अमीर होता जाता है और गरीब मज़ीद गरीब हो जाता है। दूसरी इसी हवाले से एक और बात करता चलूँ, कल की डेट जो उन्होंने दी हुई थी अपना असम्बली तहलील करने की, और उनकी मुनिस इलाही से बाज़ाब्ता 2 बातें भी हो रही थी। परवेज़ इलाही साहब ने आज एक और मीटिंग की इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट से, ज़राए ने ये बता रहे हैं कि जी उनकी मीटिंग हुई है। और वही बातें कि कल तक जो मामलात थे उनके वो वहीं पे अटके हुए थे कि जी वो कुछ मांगना चाह रहे थे, या तो 25 सीटों पे एडजस्टमेंट मांग रहे थे अपनी, या फिर पार्टी में जम होके पीटीआई की पार्टी में जम होके अगला जो भी वज़ीर आला पंजाब आता तो उस हवाले से बात हो रही थी। तो परवेज़ इलाही का ज़रा सा मतज़ाद चलता है। कभी तो वो कल तक ये हालात थे कि उन्होंने पूरी अपनी श्योरिटी दे दी थी कि जी हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो पार्टी है ये पार्टी अभी भी डाउटफुल इसलिए रखती है कि इसके जो बैकग्राउंड है, जो पीछे है इनका, जब भी आप इनका पास देखेंगे तो ये कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से अलग होके नहीं चले, ये हर किसी को राज़ी रख के चले हैं।
तो अब देखें आगे जो हालात बन रहे हैं वो कल क्लियर होंगे। कल इमरान खान को धमकियां भी दी गई हैं, दिलवाई गई हैं कि जी अगर असेंबली तहलील करेंगे तो आपको नाहिल भी किया जा सकता है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपके ऊपर केसेस भी खोले जा सकते हैं। वैसे भी उनके ऊपर केसेस भी अभी भी चल रहे हैं। कल उनके 1 2 3 4 जितने केसेस हैं वो सारे अदालत में लगे हुए हैं। तौहीन तोशाखाना हो, तौहीन मज़हब हो, तौहीन अदालत हो, और पता नहीं कितने केसेस उनके इस वक्त भी चल रहे हैं। तोशाखाना का भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का भी चल रहा है, तो सारे केसेस लगे हुए हैं। तो बात यह है कि अगर वो असेंबली तहलील नहीं भी करते तो भी उनके केसेस तो उनके वही चल रहे हैं। पिछले जो 8 महीने से हम लोग देख रहे हैं लगातार वो यही है कि वो एक ही पार्टी को लगातार जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अब अगर परवेज़ इलाही साहब अगर अपनी रवायत बदलते हैं और वो तहलील नहीं करते तो पीटीआई थोड़ा सा मुश्किल में फंसती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक इमरान खान का जो अंदाज़ा है वो यही है कि वो ब्लैकमेल नहीं होते, उनके हमेशा बोल्ड फैसले होते हैं। अब जब बोल दिया उन्होंने तो वो करेंगे। अब ये अलग बात है कि अब वो परवेज़ इलाही साहब असेंबली ना तहलील करें और दूसरी साइड पे मिल जाएं या कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो कल के हालात तक पता चलेगा कल क्या सूरत हाल होती है। तो अब तक के लिए इतना ही, आज के जो है वो इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट जो भी सूरत हाल डेवलप होगी तो आपसे बात भी होगी। मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँचे। और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।